हेलो एंड वेलकम। माय नेम इज मेवाराम चौधरी और हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ एनटीए का एक और पेपर। और जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे एनटीए के जो पेपर थे उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि 25 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से मैं 10 to 15 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो देखते हैं आज के पेपर में हमारे पास में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो वन बाई वन करके मैं डिस्कस करूंगा। तो ये कंप्लीट मेरे बारे में इंफॉर्मेशन है, मैंने बीटेक एनआईटी सूरत से कर रखी है। तो अगर अच्छा लगे लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज अपने साथ में फ्रेंड में शेयर करना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो भी हमारे पास में इंफॉर्मेशन आएगी, तो फर्स्ट क्वेश्चन है एनटीए का। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन का ऑर्डर चेंज नहीं किया, बट कुछ क्वेश्चन आपको दिखेंगे। तो जो क्वेश्चन वहां पहला था वो यहाँ पे और अच्छा क्वेश्चन था ये। तो क्या देखा है कि हमें एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स, राइट, और फाइंड आउट क्या करना है, एफ डैश ऑफ 5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये यहां से हम वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखो, आपने अगर अच्छे से पता हो तो फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन करते हैं तो 3 तक का प्रोडक्ट रूल पता होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई फंक्शन यू वी डब्ल्यू है तो उसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, तो मेरा डिफरेंशिएशन क्या आएगा, यू डैश वी डब्ल्यू, फिर यू वी डैश डब्ल्यू और यू वी और डब्ल्यू। ऐसे आप अगर 4 फंक्शन दे रखे हैं तो उसमें भी ये रूल अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे 5 के लिए अप्लाई करने वाला हूँ, तो 5 के लिए जब अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल सिमिलर इसी तरीके से आएगा जैसा कि मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ओके, तो देखिए, अगर मेरे पास में फंक्शन है उसको मुझे डिफ्रेंशिएट करना है, तो आप इसी प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग करिए। तो सबसे पहले x-1 का डिफ्रेंशिएशन होगा 1 और बाकी को एज इट इज रखना है। तो x-2, x-3, ये x-4 है, x-5, राइट, ये एज इट ही रहेगा। अब किसकी बारी आएगी, x-2 के डिफरेंशिएशन की, तो पहले वाला एज इट ही रहेगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा, x-3, x-4 एंड x-5। बस इसी ऑर्डर में आगे बढ़ेंगे। तो अब नंबर किसका आएगा डिफरेंशिएशन होने का, x-3 का आएगा। तो यहाँ पे x-2 है, ये 1 हो जाएगा, x-4 एंड x-5। नेक्स्ट मूव करेंगे तो अब x-4 डिफरेंशिएट होगा, तो 3 तक एज इट इज लिख लेने और x-4 का डिफरेंशिएशन बन हो जाएगा x-5। अब सिंप्लीफाई मत करो, इसी ऑर्डर में डिफरेंशिएट करते जाओ। अब लास्ट किसकी बारी आ जाएगी, x-2, x-3, राइट, और ये 1 हो जाएगा। अब मुझे कहाँ पे डिफरेंशिएट करके वैल्यू निकालनी थी, एट x=5, तो यहाँ पे f'5 बन जाएगा। जैसे मैं 5 रखूंगा तो बच्चों ये वाला पार्ट खत्म होने वाला है। जैसे मैं 5 पुट करूंगा तो यहाँ पे पार्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर x-5 है। ये भी खत्म हो जाएगा x-5 की वजह से, ये भी खत्म और ये भी खत्म। केवल मेरे पास में वैल्यू आएगी वो लास्ट वाले डिफरेंशिएशन के पार्ट से आएगी, इसी पार्ट से निकल के आएगी। कितनी आएगी, तो देखिए 5-1, 4-1, सॉरी यहाँ पे 5-2 हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा 5-3, 5-4। बस इसको आप मल्टीप्लाई करो तो 4, 3, 2, 1, जो कि 24 दे रहा है। ये हमारा आंसर है, राइट। तो ये क्वेश्चन था, थोड़ा सा बच्चों को एग्जाम में परेशान कर सकता है, पर इसी ऑर्डर में आपको डिफरेंशिएट करना है, राइट। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये एनटी का सॉल्यूशन था, आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे अटैच कर रखा है, राइट। यहाँ पे आते हैं, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं। अब नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं ये देखते हैं। ओके, तो देखिए, ये हमारे पास में जब कभी ऐसी इक्वेशन आती है तो हमको एक फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए, x1 x2 से लेके xr तक का एडिशन अगर n के इक्वल टू दे रखा है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होते हैं आपके, n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1 होते हैं, राइट। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे। ये नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन होते हैं, ये ध्यान रखना, नॉन नेगेटिव और इंटीग्रल सॉल्यूशन। ऐसे अगर पॉजिटिव सॉल्यूशन निकालने हो, केवल पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो n-1 से r-1 होता है इसी इक्वेशन के पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, ठीक है। नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या फर्क है, इसमें इक्वल टू 0 इंक्लूड है, इसमें 0 वाला केस इंक्लूड नहीं है, राइट। तो अब इस इक्वेशन को इसी फॉर्मेट में देखेंगे तो सब जगह कोफिशिएंट 1 है,
बट यहाँ पे तो कोएफिशिएंट 5 है, इसलिए मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता, तो मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट करूंगा केसेस के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट केस बनाते हैं। फर्स्ट केस क्या हो सकता है कि टी की वैल्यू 0 हो सकती है। जैसे मेरा टी 0 है तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15, और उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकाल दो। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे तो 15, r की वैल्यू 3 है, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 17c2, और इसको आप सॉल्व करोगे तो 136 आ जाता है, ठीक है। अब केस सेकंड क्या बनेगा हमारा, देखो केस सेकंड जब बनाएंगे तो t की वैल्यू 1 लेंगे, तो अब x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा, अब आपका 10 हो जाएगा, राइट, क्योंकि ये 5 इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ, नंबर ऑफ सॉल्यूशन लिखेंगे तो 10 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1, राइट, ये कितना हो जाएगा 12c2, और इसको आप सॉल्व करोगे तो 66 आता है। और क्या कैसे हो सकता है, ऐसे आपको t की वैल्यू लेते जाना है जब तक आपकी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ जाए। तो t इक्वल टू 2 रखेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन लिखोगे तो आपका 5 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 7c2 हो रहा है, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे 7c2 होगा, राइट, और 7c2 की वैल्यू 21 आती है। अब केस 4 हो सकता है क्या, केस 4 अगर लें तो t की वैल्यू आप 3 रखोगे तो ऑटोमेटिकली x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा 0। अब मुझे पॉजिटिव सॉल्यूशन चाहिए, तो यहाँ पे केवल एक ही पॉसिबल केस हो सकता है कि सारी वैल्यू 0 हो जाए, सभी वैल्यू 0 हो जाए, तो ये एक तरीका हो सकता है, ये एक सॉल्यूशन तो बनेगा ही, ठीक है। तो टोटल सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, ठीक है, टोटल सॉल्यूशन, तो टोटल सॉल्यूशन के लिए आपको क्या कर लेना है, इन सबको ऐड कर लेना है, 136 66 21 प्लस 1, जब इनको सॉल्व करोगे तो आई थिंक 224 आंसर आ जाएगा, राइट। तो ये इस क्वेश्चन का मेथड था, समझ गए होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव इंटीग्रल और नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन लिए जाए तो ये फॉर्मूला हमारे लिए हेल्पफुल होता है। अब फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं तो एक एप्लीकेशन आपको दिख गया होगा, राइट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एनटी का सॉल्यूशन था, आप चाहो तो अपनी तरफ से इसी मेथड से बना सकते हो, बट आई थिंक इजी है जो मैंने समझाया था। चलिए यहाँ पे आते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है, सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है, और हमें क्या करना है, इस सीरीज के 10 टर्म का समेशन फाइंड आउट करना है, राइट। तो याद करो कैसे कर देते, जब भी किसी सीरीज का समेशन फाइंड आउट करना हो तो सिग्मा और उसके अंदर ए आर लिख लेते हैं, आर की वैल्यू 1 से n, हमें जनरल टर्म पता होना चाहिए। अब बताओ इस सीरीज का जनरल टर्म क्या बनेगा, तो थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपको ऑर्डर में। तो देखो इसको मैं अगर लिखूं ये 1 से 2/3 तो कितना हो जाएगा 5/3 का स्क्वायर। नेक्स्ट वाला पार्ट लिखेंगे तो ये हो जाएगा 7/3 का स्क्वायर। लास्ट अगला वाला पार्ट लिखेंगे तो ये 9 का स्क्वायर है, बट इसी पैटर्न में अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकता हूं मैं 9/3 का स्क्वायर, राइट। अगला 11/3 का स्क्वायर आ जाएगा, ऐसे चलते जाएंगे। तो बताओ यहाँ पे जनरल टर्म लिखना चाहें, मैं nth टर्म लिखना चाह रहा हूँ तो वो क्या आएगी, तो बहुत आसानी से हम लिख सकते हैं, डिवाइड में तो 3 आएगा ही आएगा, डिवाइड में 3 आएगा, ऊपर स्क्वायर आएगा सब में। अब ये 5 7 9 ऑड नंबर है और 2 के गैप में चल रहे हैं, तो इसको हम लिखने के लिए क्या करेंगे 2n प्लस, अब n की जगह 1 रखें तो 2 हो रहा है पर ये 5 है इसलिए +3 कर दो, तो ये हमारा nth टर्म बन जाएगा, ठीक है। अब इस सीरीज के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये तो मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया आपको, बट यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर मैं जब सॉल्व करूंगा तो मेरे पास में n की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू 1 से 10 तक जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2r + 3 का स्क्वायर बाई 9, राइट। अब 9 से हमें कोई लेना देना नहीं है, आपको सारा काम किस पे करना है, अंदर वाली वैल्यू पे करना है। तो देखिए जब इसको मैं ओपन करूंगा तो अंदर 4r स्क्वायर और 6r से ये 12r हो जाएगा, इधर से 9 आ जाएगा, राइट। और r की वैल्यू 1 से 10 तक जा रही है। अब आप थोड़ा सा सीरीज का फॉर्मूला याद करो, सीरीज का फॉर्मूला वही वाले आर स्क्वायर के अंदर 10 तक जाना है, तो आप क्या लिखोगे 4 तो है
10×11/6। कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, n×n+1 2n+1/6, राइट, 12। तो ये वाला अब यहाँ पे लिखेंगे तो 10×11/2, और ये 9 का जब समेशन करेंगे तो 9×10 आ जाएगा। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 टाइम, इधर से 3 यहाँ से कटेगा तो 7 टाइम। अब 1/9 तो ये रहने दो, इसकी कैलकुलेशन कर लो, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो रहा है, 20 तो ये भी हो गया 20, और 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 220, 20 और 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो बस आप जब इस कैलकुलेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ 20×77 प्लस यहाँ पे कैंसिल आउट कर देते हैं 6, तो ये 11 यानी 660 हो गया और ये 90, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास में एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा 2090/9। देखो यहाँ से आप पूरी कैलकुलेशन नहीं करोगे तो भी काम से जाएगा कि 1400 तो ये हो रहा है 20 और ये 21 के लगभग जा रहा है, तो ये आंसर बन जाएगा, राइट। ओके, ये सॉल्यूशन था उसका, सेम हमने भी किया। अब यहाँ पे आते हैं ये वाला क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स नंबर का। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा कोशिश करेंगे इसको समझने की। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कई बच्चे प्रॉब्लम फील करते हैं कि सर इसको समझ में हमें कम आता है तो क्या करना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग पैसेज रखिए, सॉल्व करिए। तो क्या क्या गिवन है, एक क्यूबिक इक्वेशन है, z³ प्लस az² प्लस bz प्लस c = 0। अब ये इक्वेशन है क्यूबिक, तो इसके 3 रूट रहेंगे, तो मैंने इसको एज्यूम कर लिया z1 z2 z3, राइट। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि इसे इक्वेशन के रूट यानी समेशन ऑफ रूट लिखेंगे। तो z1 प्लस z2 प्लस z3, समेशन ऑफ रूट क्या होगा, -b/a। तो a के इक्वल टू है, और देखो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग a एंड c की वैल्यू निकालनी है। तो अब प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखो, z1 z2 z3, ये कितना हो जाएगा -c/1, राइट। अब क्या गिवन है, मेरे पास गिवन क्या है, तो गिवन है कि यूनिमॉड्यूलर है, तो मोड z1 मोड z2 और मोड z3, इन सब की वैल्यू 1 के इक्वल है। अब मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग मुझे इनका मॉडुलस चाहिए, तो इस वाले का मॉडुलस निकालेंगे तो कितना बन जाएगा, मोड a = z1 प्लस z2 प्लस z3। अब ये डायरेक्टली भी तो अंदर लिख नहीं सकता, तो इसके आप एक इनइक्वालिटी याद करो कि आपने ये पढ़ रखा है, अगर समेशन की बात की जाए तो ये ऑलवेज किससे छोटा होता है, इनके इंडिविजुअली समेशन से लेस रहता है, ठीक है। इसके इंडिविजुअली समेशन से क्या रहेगा, लेस रहेगा। ये आपने जनरल प्रॉपर्टी मॉडुलस की याद होनी चाहिए। तो मोड a और इधर लिखेंगे तो ये 1 1 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो मोड a लेस देन इक्वल टू 3 आ गया। तो यानी यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ या तो बी ऑप्शन हो सकता है या सी होगा, तो मुझे फर्दर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो मोड c = z1 z2 और z3 का होल मॉडुलस। मल्टीप्लिकेशन में इंडिविजुअली मॉडुलस लग जाता है, तो ये आपके साथ में ऐसे आ जाएगा, और इन तीनों की वैल्यू 1 1 है इसलिए 1 आ जाएगा। तो मोड c एग्जैक्टली 1 आ रहा है, तो हमारा ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा, करेक्ट है। बस यही करना था आपको इस क्वेश्चन के अंदर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे वेक्टर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो कोशिश करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या गिवन है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें। तो देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे 4 पॉइंट गिवन है। कितने पॉइंट गिवन है, 4 पॉइंट दिख रहे हैं यहाँ पे, ये A B C and D 4 पॉइंट स्पेस में जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसमें एक हिंट है या शॉर्टकट कह सकते हैं, ठीक है। आप A को 0 पे रख लो, ओरिजिन पे। A को कहाँ रखें, ओरिजिन पे रख लें। इससे क्या होगा फायदा, आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। B को मैं B वेक्टर ले लेता हूँ, C के पोजीशन वेक्टर को C वेक्टर ले लेते हैं, और D के पोजीशन वेक्टर को D वेक्टर लेते हैं। बस इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशन को प्रोसीड करें। तो ये AB वेक्टर कितना हो जाएगा आपका, B माइनस 0 वेक्टर, राइट। और इसको लिखेंगे तो D वेक्टर माइनस C वेक्टर आ जाएगा इक्वल टू K टाइम, यहाँ ब्रैकेट है
और ये मॉडुलस ऑफ डी माइनस 0 वेक्टर का स्क्वायर प्लस यहाँ पे सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस यहाँ पे सी वेक्टर माइनस 0 का स्क्वायर और नेक्स्ट लिखेंगे तो डी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर। इस वाले पार्ट को जब सिंप्लीफाई करूंगा तो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा तो देखो यहाँ पे मोड डी का स्क्वायर मैं डी स्क्वायर लिख रहा हूँ, राइट। यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b डॉट सी प्लस यहाँ पे माइनस का सी स्क्वायर हो जाएगा, इधर डी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2dd, राइट। अब देखो यहाँ पे डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर गया एंड बी स्क्वायर से बी, इन स्क्वायर वाले टर्म कैंसिल आउट हो रही है। तो क्या बचेगा कि 2 कॉमन आ जाएगा रिमेनिंग में से। पॉजिटिव वाला पार्ट पहले लिख लेते हैं तो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू ये एज इट इज यहाँ आ जाएगा। अब देखो ये वाला पार्ट डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, तो 1 इक्वल टू 2k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। तो आप देख सकते हो कि अगर मैंने एक को ओरिजिन पे रख लिया तो मेरी कैलकुलेशन इजी हो गई, ठीक है। बस यही आपको अप्रोच जनरेट करना है। बाकी अगर ओरिजिनल कैलकुलेशन करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं जैसा कि एनटीए वालों ने दिखा रखा है। यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट कुछ रह गया था, तो आप कोशिश करना कैसे सॉल्व करें जैसे कि मैंने समझाया, एक ओरिजिनल रखिए। नाइस, ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, एक टेंजेंट ड्रॉ की जा रही है हाइपरबोला पे, पॉइंट गिवन है आपको जिस जगह पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। पॉइंट गिवन है जहां पे टेंजेंट ड्रॉ की जा रही है, तो हम क्या करेंगे पहले डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं कि एक हाइपरबोला है और हाइपरबोला पे पॉइंट गिवन है पी पॉइंट, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे होंगे। अब वो टेंजेंट थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझेंगे तो आपको समझ में, ये यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में ट्रायंगल जनरेट करेंगे और इस ट्रायंगल का एरिया आपको गिवन है 3a²। अब फाइनली मुझे क्या करना है, इसेंट्रिसिटी निकालनी है हाइपरबोला की। तो इसेंट्रिसिटी निकल जाएगी अगर आपको a और b का रेशियो मिल जाए तो, ठीक है। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आप जानते हैं, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस हाइपरबोला है तो b² होता है। पर यहाँ पे कॉन्जुगेट है इसलिए आगे देख लेंगे। पहले हम यहाँ पे a एंड b के बीच में एक रिलेशन निकाल लेते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास में पॉइंट क्या है, मैं देख पा रहा हूँ कि a sec π/6 है। अब sec π/6 की वैल्यू आप जानते हो कितनी, 2/√3, तो ये आ जाएगा और b tan की वैल्यू 1/√3। तो बेसिकली मेरे पास में जो पॉइंट आ गया वो क्या आ गया, पॉइंट 2a/√3 और b/√3 आ गया पॉइंट। अब टेंजेंट की इक्वेशन लिखो, टेंजेंट। तो टेंजेंट की इक्वेशन लिखने का तरीका क्या होता है, t = 0 से लिखेंगे। तो t = 0 आपको पता है x(1) अपॉन a², y(1) अपॉन b² इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ पे x1 की जगह ये समझना है आपको, ये x1 है और ये y1 है। बाकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सब दे रखा है, x और इधर से 2a/√3 अपॉन a² माइनस y b/√3 अपॉन b² इक्वल टू 1। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो तो ये x एक कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, √3a/2। ध्यान से समझना ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। और y के डिवाइड में आ जाएगा कितना आएगा, b/√, यहाँ पे देख पा रहे हैं एक b कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का √3b आ जाएगा, राइट, इक्वल टू 1 है। अब याद करो, अगर आपको अच्छे से पता है तो एक बात इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको हमेशा याद रखनी है कि अगर ये इक्वेशन x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 है तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, आप मुझे इतना बता दो। तो इसका एरिया जो होता है वो इंटरसेप्ट्स का मल्टीप्लिकेशन बाई 2 होता है, याद है क्या। बस तो यहाँ पे बताओ एरिया कितना होगा। अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन बताऊँ तो ये एरिया कितना होगा, इस ट्रायंगल ये जो इंटरसेप्ट बनाएंगे उसका एरिया कितना होगा, 1/2 इंटरसेप्ट कितना है, √3a/2
और दूसरा इंटरसेप्ट कितना है, √3b। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे हटा देनी, तो कितना आ जाएगा 3ab/4 आ गया। बट गिवन कितना है, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है 3a²। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, एक a से एक कैंसिल। तो देखो आपके पास में a/b, क्या a/b की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4 आ गई। ये मेरे पास में रिलेशन आ गया, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपको a/b में रिलेशन चाहिए। अब फाइंड क्या करना है, इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करनी है। तो ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, ध्यान सुनो, ये क्या है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला में इसेंट्रिसिटी क्या होती है, इसेंट्रिसिटी का कॉन्जुगेट के अंदर 1 + a² होता है। याद रखना अच्छे से, क्या होता है, वैसे तो b² होता है, बट ये कॉन्जुगेट की बात हो रही है, तो इसलिए 1 + यहाँ पे a/b यानी 1/16। तो आपका कितना हो जाएगा, √17/4 आंसर आ जाएगा। देख पा रहे हो, तो ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उम्मीद है कोई बात समझ में आ गया होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आते हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रॉब्लम है इस पेपर के अंदर, और ज्योमेट्री के अंदर भी बहुत फाइनेस्ट प्रॉब्लम है, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर लॉजिकली बहुत कुछ समझ में आएगा आपको। अब क्या गिवन है, एंगल बिटवीन, देखो एंगल बिटवीन द कोर ऑफ द सर्कल, एक सर्कल है x² + y² = 100, उसके कोई दो कोड है, इनके बीच में एंगल निकालना है। अब वो कोड कहाँ से पास हो रही है, 7,1 से पास हो रही है। अब समझने की कोशिश करना यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कोई सर्कल है, लेट से ये सर्कल है, और इस सर्कल पे एक कोई पॉइंट है 7,1। अब इस 7,1 से दो कोड निकल रही है, ठीक है। एक तो ये कोड जा रही होगी, एक ऐसे कोड जा रही होगी। वैसे तो बहुत सारी कोड निकलेगी, ये पॉइंट कितना है, 7,1 है। अब इन दोनों कोड के बीच में एंगल पूछा है, बट कंडीशन क्या गिवन है कि ये जो कोड है वो सर्कमफेरेंस को 2:1 में डिवाइड करती है, ईच कोड, ठीक है, ठीक है। जो भी कोड है वो सर्कल की सर्कमफेरेंस को 2:1 में डिवाइड करती है। तो देखो अगर मैं ये वाले कोड की बात करता हूँ, ठीक है, लेट से ये वाले कोड, तो ये दो पार्ट में बना रहा है। कैसे बना रहा है समझने की कोशिश करना, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। एक तो सर्कमफेरेंस का पार्ट ये आ गया, और एक ये नीचे वाला पार्ट है, तो इसका रेशियो कितना है, 2:1 है। ऐसे अगर सेकंड वाले कोड देखोगे तो उसमें भी आप रेशियो समझ सकते हो। कैसे समझेंगे देखने की कोशिश करना, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, तो अब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अगर मैं ये वाली कोड की बात करूं, कौन सी वाली, ये रेड वाली कोड की बात करें, तो ये दो पार्ट में सर्कमफेरेंस बना रही है। देखो कौन सी वाली, एक ये वाला पार्ट, मैं अंदर ही अंदर समझा रहा हूँ। एक ये वाला पार्ट बन रहा है और एक पीछे वाला पार्ट बन रहा है। इसको देखो, एक पीछे वाला पार्ट बन रहा है। तो इस टाइप से प्रॉब्लम गिवन है कि ये 2:1 में, यानी ये वाला पार्ट अगर 2 है यहां तक, तो नीचे वाला पार्ट 1 है। क्या है, ये अगर 2 है तो नीचे वाला पार्ट कितना है, 1 है, राइट। अब ये 2:1 को कैसे यूज करेंगे वो इधर आ जाओ। अब हम क्या करेंगे, दो सर्कल नहीं बनाएंगे बच्चों, यहाँ पे दो सर्कल नहीं बनाएंगे, एक ही सर्कल पे देखने की कोशिश करेंगे, राइट। क्योंकि एक से कंडीशन निकाल के हमें यहाँ पे जो भी कंडीशन मिलेगी वो अपने आप सेकंड कोड की इंफॉर्मेशन भी देगी। अब मैं आपको दो चीज यहाँ से बताने की कोशिश करूंगा, समझने की कोशिश करना मेरे साथ में। आप बताओ, अगर कोई एक सर्कल है और इस सर्कल पे एक कोड है, ठीक है। अब ये कोड यहाँ पे सेंटर के साथ एंगल बनाएगी, तो एक तो ये एंगल बनेगा और ये बाहर वाला एंगल बनेगा, ठीक है। तो आप खुद सोचो, अगर ये थीटा है, θ1 है, और ये वाला एंगल कितना है, θ2 है। अच्छा ये वाली लेंथ है कोरस्पॉन्डिंग, ये L1 है, आर्क की लेंथ, और ये लेंथ कितनी है, L2 है। तो बताओ L1 का वैल्यू क्या रखेंगे, R1 R। देखो सर्कल तो एक ही है, यहाँ पे आर्क अलग अलग है, तो L1 = लिखेंगे R θ1, जानते हो। अच्छा L2 की बात आएगी तो क्या लिखेंगे, R θ2। अगर मैं दोनों का रेशियो लेता हूँ L1/L2, तो यहाँ से मेरा रेशियो क्या बनेगा, θ1/θ2। क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जो आर्क की लेंथ का रेशियो होता है वही एंगल का रेशियो होता है,
आर्क की लेंथ का जो रेशियो होता है वही किसका रेशियो होता है, एंगल का रेशियो होता है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये रेशियो कितना गिवन है, 2:1 गिवन है। तो यहाँ पे अगर नीचे वाले पार्ट को L1 समझें, छोटे वाले को, तो ये वाला आपका रेशियो कितना हो जाएगा बच्चों, ध्यान से सुनना, 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आर्क बना दी मैंने, ये इसके साथ एक एंगल सब्टेंड करी होगी, तो ये अगर सपोज करें θ1 है, ये θ2 है, तो आपको यहां से पता लग गया कि एक तो कंडीशन ये है कि सम ऑफ एंगल कितना हो जाएगा, सम ऑफ एंगल 360 होगा। कितना होगा, 360 होगा। तो θ1 प्लस θ2 360 है, जिसमें θ2 की वैल्यू कितनी है, 2θ1 है, θ2 की वैल्यू कितनी है, 2θ1, राइट। तो मैं यहाँ पे 3θ1 इज इक्वल टू 360 लिखूंगा और θ1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120, यानी ये वाला एंगल पूरा 120 होगा। अब मैं बाकी की चीज हटा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। ये ऊपर वाला पार्ट हटा दिए, ये मुझे एंगल पता लग चुका है, ये वाला एंगल कितने का है, ये पूरा 120 का है, तो ये 60 डिग्री का एंगल बनेगा। अच्छा, ये लेंथ कितनी है, 10 की लेंथ है, रेडियस है। अच्छा, ये सेंटर O मान लेते हैं, ये M मान लेते हैं। अच्छा, ये पास कहाँ से हो रही है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है 7,1 से पास हो रही है। ठीक है, यहाँ से 2 जा रही होगी, एक तो ये और एक ऊपर से जा रही होगी। अब सेकंड के बारे में सोचना, केवल एक के बारे में सोचिए, और मैं यहाँ से ये टेंजेंट कोड की इक्वेशन लिखने की कोशिश करूंगा, कोड की इक्वेशन लिखने की कोशिश करेंगे। अब ये रिमेनिंग पार्ट मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ताकि आप अच्छे से समझ सकें अब रिमेनिंग कैलकुलेशन वाला पार्ट, राइट। तो देखो, अब हम टेंजेंट कोड की इक्वेशन लिखेंगे। कोड ये अलग पार्ट है, ये थ्योरी पार्ट था आपका, ये कैलकुलेशन पार्ट है इसका, इस क्वेश्चन का। इक्वेशन ऑफ कोड तो कितनी हो जाएगी, y माइनस 1, ये 7,1 से जा रही है, m x माइनस 7। इसको थोड़ा सा प्रॉपरली लिखने की कोशिश करें, तो mx माइनस y माइनस 1 माइनस 7 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन कोड की आ गई। लेकिन मुझे m की वैल्यू निकालनी, कैसे निकालूं, तो आप बताओ। अगर ये OM की वैल्यू निकालने के लिए बोले तो OM कितना आएगा आपका, 10 cos 60 आएगा, नहीं आएगा। मैंने कंपोनेंट कर लिया, आप फिजिक्स में खूब करते हैं ऐसे कंपोनेंट, और ये 1/2 है, तो ये 5 आ जाएगा। OM की वैल्यू कितनी है, 5 है। अब OM की वैल्यू 5 है, जिसमें ये 0 0 सर्कल का सेंटर है। तो अब मुझे M निकालना है, तो इस OM की वैल्यू निकालो लाइन के डिस्टेंस के फॉर्मूला से। तो मैं देख पा रहा हूं कि सेंटर से जो डिस्टेंस है, सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस, वो 5 है इस लाइन की। तो इसको यूज करेंगे, OM इज इक्वल टू, हम डिस्टेंस निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सेंटर के, तो सेंटर से निकालेंगे तो m इंटू 0 माइनस 0 1 माइनस 7 है अपॉन में m स्क्वायर प्लस 1। ये हमने निकाली कैसे, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, और इक्वल टू कितना रख देंगे, 5। अब आप यहाँ से सॉल्व करिए, तो ये वाला पार्ट खत्म हो गया, 1 माइनस 7m, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दे रहे हैं, 1 माइनस 7m का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 m स्क्वायर प्लस 25, राइट। इसको ओपन करो तो 49m स्क्वायर बन जाएगा, इधर से 24 बनेगा, तो 24m स्क्वायर बच जाएगा, राइट। यहाँ से कितना आ जाएगा, 14m आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से कांस्टेंट बना रहा होगा, इधर से 25 है, तो इसे माइनस के 24 हो जाएगा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 m निकल के आएंगे, m1 और m2। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे ये m1 और m2 है, ये क्या कॉरस्पॉन्ड करेंगे, ये कॉरस्पॉन्ड करेंगे ये वाली कोड, और एक यहाँ से ऐसे कोड जारी हुई, जैसा मैंने स्टार्टिंग डायग्राम में समझाया था। ये उन्हीं के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि पूरी कहानी के अंदर ये 2:1 को बनाने वाली 2 कोड बनेंगे। अब इनके बीच में एंगल निकालना है, तो यहाँ पे एंगल निकालने से पहले एक बार समझने की कोशिश करोगे, तो m1 m2 कितना आ रहा है, m1 m2 की वैल्यू -1 आ रही है, नहीं आ रही है, क्या चीज का इंडिकेट कर रहा है, ये m1 m2 की वैल्यू -1 आ रही है, ये इसी बात की तरफ इशारा कर रही है कि आपके यहाँ पे जो दूसरी कोड बनेगी वो लेट से यहाँ से निकल के जा रही होगी, यहाँ से, ठीक है, और एक कोड यहाँ से जा रही है, तो इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है, इनके बीच में एंगल, ये स्लोप का मल्टीप्लिकेशन 91 है, तो थीटा कितना रहा होगा, 90 डिग्री रहा होगा। कितना रहा होगा, 90 डिग्री।
इसलिए मैंने बोला अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। आपको भले टाइम लग गया होगा, लेकिन एग्जाम के अंदर जब अपने आप से सोचोगे तो ये बहुत जल्दी भी हो जाते हैं। ठीक है, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा प्रॉब्लम था, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, ये न्यू क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए और फिर मैं आपको, तो ये प्रॉब्लम आपने ट्राई कर लिया। तो देखो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये नोटिस करने वाली बात ये है कि इसकी पावर 2 है, यहाँ पे पावर कितनी 2 है और इधर पावर कितनी 4 है। राइट, तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते एग्जाम में कि इसकी पावर 4 निकाल दें पहले, इसकी पावर 2 निकालें, फिर मल्टीप्लाई करें, काफी लेंथी बढ़ जाएगा। तो कोई न कोई इसके अंदर लॉजिक होगा, हिंट होगा, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों जब भी कोई मल्टीप्लाई में आए तो एक बार आपके दिमाग में आना चाहिए, क्या पहली वाली मैट्रिक्स के साथ में जो दूसरी वाली मैट्रिक्स, कहीं वो दोनों इनवर्स तो नहीं है एक दूसरे के, क्योंकि ए इंटू ए इनवर्स हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। यानी मुझे ये ध्यान में आना चाहिए कि अगर लंबा मल्टीप्लिकेशन चल रहा है तो कोई आसपास वाली मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन से आई मैट्रिक्स तो नहीं बन जाएगा, और आई मैट्रिक्स तभी बनेगा जब एक मैट्रिक्स के साथ में दूसरा वाला मैट्रिक्स उसका इनवर्स ही लगा हो। ठीक है, तो देखिए लेट से मैं थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल के तौर पे ए मैट्रिक्स इसको लेता हूँ 1 3 -4 और 7। ठीक है, अब उसका इनवर्स निकालने की कोशिश करें। इनवर्स निकालना आता है, पहले मॉडुलस लिखेंगे नीचे तो कितना आएगा 7 और 12 19 आ जाएगा, और अंदर एडजॉइंट लिखते हैं। कैसे लिखते हैं शॉर्टकट से बताओ, इनकी पोजीशन चेंज करते हैं तो इधर 7 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, और इनका साइन चेंज करते हैं तो -3 और ये 4 हो जाएगा। और मैं देख पा रहा हूँ कि ये ऐसा ही है 7/9 -3/90 4/9। तो ये दूसरा वाला जो मैट्रिक्स है, लेट से इस वाले को मैंने बी बोल दिया, और अगर ये ए है तो बेसिकली मुझे पता लग रहा है बी इक्वल टू ए इनवर्स है। बी इक्वल टू कितना है ए इनवर्स है। तो कैसे इसको यूज करोगे, यहाँ पे पावर 2 है, कितनी पावर है 2, और इस पे भी पावर कितनी है 4 है, तो मैं इसको 2 यहाँ ले लेता हूँ और 2 इसके बगल में रख लेते हैं। ये एज इट इज दो पार्ट में लिख लिया, 2 इस पे, तो ये ए और ए उसका इनवर्स है, ये ए और ये ए इनवर्स है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या बन जाएगा आई मैट्रिक्स बन जाएगा। फिर उसका स्क्वायर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आई मैट्रिक्स का स्क्वायर भी आई होता है। सिमिलरली ये आपका इनवर्स वाला मैट्रिक्स है और ये ओरिजिनल मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे ये पार्ट कैसे बन गया 1 5, तो स्टार्टिंग में बीच में जो मैट्रिक्स आ रहे थे ये वाले पार्ट, ठीक है, इसके ऊपर 2 पावर है, इधर 2 पावर, यहाँ पे 2 पावर और इधर भी 2 पावर, तो ये दोनों मिलके एक आई मैट्रिक्स बनाएंगे, ये दोनों मिलके एक आई मैट्रिक्स बना देंगे। और आगे क्या है, आगे आपके पास में एक कॉलम मैट्रिक्स है x² -5x + 5 -3 = -4। राइट, तो ये बीच वाले पार्ट तो हट गए एक तरह से कैलकुलेशन से। क्या बचा मेरे पास में 1 और 5, एक रो मैट्रिक्स और एक कॉलम मैट्रिक्स। x² माइनस कितना है एक बार अच्छे से लिख लेते, 5x + 5 और यहाँ पे -3 और इक्वल टू कितना है -4। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल एक ही एलिमेंट आएगा क्योंकि एक रो और एक कॉलम है, तो कितना आएगा x² -5x + 5 -15 = -4। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो x² -5x, ये कितना होगा -10, तो ये +6 आ जाएगा। राइट, ओके, इसको जब सॉल्व करूंगा मैं तो x की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ जाएगी, यहाँ पे रेटिंग यहाँ पे माइनस आएगा, तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -6 + 1 फैक्टर हो जाएंगे, 6 and -1 आ जाएंगे। कितना आएगा 6 and -1। तो एक को मैं अल्फा एज्यूम करूंगा और दूसरे को बीटा। अब 2 - अल्फा और 2 - बीटा की मुझे वैल्यू निकालनी है। राइट, तो अब यहाँ पे आप क्या करो, इनकी वैल्यू पुट कर दो, तो 2 - 6 और 2 - -1 तो -4 3 -12 आ गया। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। समझ गए क्या कि आपको आई मैट्रिक्स कैसे यूज करना था इस प्रॉब्लम के अंदर। राइट, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये उसका सॉल्यूशन है, आप समझ जाओगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा जल्दी करेंगे ताकि मैं सारे क्वेश्चन तक पहुंचने में दिक्कत ना हो। अब देखो यहाँ पे इक्वल साइड है AB and AC इच 5 सेंट की और राइट एंगल है, क्या है राइट एंगल है यहाँ पे, आइसोस्केल ट्रायंगल ABC। और फिर देखो अभी मेरे को इतना पता लग रहा है AB and AC राइट एंगल है, और राइट एंगल कहाँ पे
ठीक है, ये राइट एंगल आइसोस्केल ट्रायंगल एबीसी। तो यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स ए है, तो मैं पहले राइट एंगल बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ए, फिर ए, इधर बी, ये सी है, राइट, ये राइट एंगल पे। अच्छा, इनकी लेंथ कितनी दे रखी है? 5 और 5। अच्छा, ज्योमेट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए लेट से मैंने एक्स एक्सिस ले लिया और इसको वाई एक्सिस के अलोंग ले लिया, तो मुझे इस जगह का पॉइंट पता लग गया 5,0 और यहाँ का पॉइंट पता लग गया 0,5, राइट। अब क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस इस ए बी को प्रोड्यूस कर रहे हैं पी तक और बी सी को ए सी को प्रोड्यूस करें क्यू तक। तो यहाँ पे एक पॉइंट और मिल रहा है मुझे पी और इस साइड में एक पॉइंट मिल रहा है क्यू, ठीक है। अब आगे क्या बोला जा रहा है? बी पी इंटू सी क्यू, बी से पी। अब मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आगे वाले पार्ट आप अच्छे से समझ पाए, ठीक है। बी से पी ये वाला पार्ट और सी से क्यू ये वाला पार्ट इज इक्वल टू ए बी। इसको मिला देते हैं ए बी और इसको मिला देते हैं यहाँ तक। तो एक कुछ डायग्रामेटिकली आपको समझ में यहाँ तक आना चाहिए। अब आपको क्या करना है? पी क्यू ऑलवेज पासेज थ्रू, यानी पी क्यू किसी फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये पी क्यू की लाइन है वो किसी एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही होगी। तो लेट से ये एक्स एक्सिस पे h,0 ले लिया और ये वाई एक्सिस पे 0,k ले लिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली इतना पता लग गया कि ये जो इक्वेशन है ये क्या बनेगी? x/h y/k इक्वल टू 1 बन जाएगी। अब मुझे क्या करना है? ये कहाँ से पास हो रही है ये पता करना है। अब कंडीशन ये दे रखी है, इसको यूज करिए। ये वाले कैसे यूज करेंगे? तो देखिए बीपी कितना होगा बताओ? बी से पी तक कितना होगा? बीपी इंटू सी क्यू इक्वल टू ए बी स्क्वायर। क्वेश्चन में बोला जा रहा है बीपी की वैल्यू मैं देख पा रहा हूँ k-5 आएगी इंटू सी क्यू की वैल्यू कितनी आएगी? h-5 इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ये रहा ए बी, ये आपका ए बी कितना है? 25। इसको सॉल्व करेंगे तो h के -5 h प्लस के प्लस 25 इक्वल टू 25। ये कैंसिल आउट हो गए, तो यहां से मैं देख पा रहा हूं h प्लस के इज इक्वल टू क्या रहा है? h के ऐसा रहा है, ठीक है। अब h के से अगर थोड़ा सा डिवाइड कर लें तो ऐसा बन जाएगा 5/h 5/k इक्वल टू 1। यहां तक अगर आप पहुंच गए हो तो अब बहुत आसान आंसर के नहीं देखें, कई को दिख के गया होगा कि क्या आंसर आएगा। देखो इसको कंपेयर करें, अगर ये इक्वेशन की कंपेयर करें तो एक्स वाई की जगह कितना आ रहा है? एक्स वाई की जगह कितना आ रहा है? 5,5 आ रहा है। और एक्स वाई क्या होते हैं? ये पॉइंट होते हैं जहां से लाइन पास होती है, ठीक है, इसके ऊपर लाइन करने वाला पॉइंट। तो ये लाइन कहां से पास हो रही होगी? 5,5 से पास हो रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये राइट एंगल पे क्यों लिया था? क्योंकि हमें राइट एंगल आइसोस्केल बोला गया था, ठीक है। इस वजह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का सहारा लिया था, राइट। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आते हैं, ये अच्छा प्रॉब्लम है। देखिए क्या दे रखा है इसमें कि यदि हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर इक्वेशन, ठीक है। ये रिलेशन दे रखा है। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे अप्रोच बच्चे लगाते हैं कि थीटा एज्यूम अल्फा एज्यूम कर दें, बट ये काम आसान नहीं, इतना ऐसे जल्दी नहीं कर पाओगे। तो मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है 2 sin अल्फा अपॉन 1 प्लस cos अल्फा प्लस sin अल्फा इज इक्वल टू 3/4 है, ठीक है। तो इसको हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि ऐसा बन जाए, ठीक है। या मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि ये वाली जो इंफॉर्मेशन है इसको कन्वर्ट करिए, ठीक है। इसको आप कन्वर्ट कर दो कैसे? ये डिनोमिनेटर इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको बहुत सारे हिंट मिलेंगे। मैं दो तरीके से जा सकता हूँ, या तो इसको कन्वर्ट कर दो इस फॉर्म में या इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करो यहाँ इस टाइप से। तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली अगर मैं इसी को प्रोसीड करना चाह रहा हूँ तो मुझे कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि इसके जैसा बन जाए, ठीक है। इसके जैसे बनाना है तो मैं देख पा रहा हूँ ऊपर 1 माइनस cos अल्फा प्लस sin अल्फा है। तो आप क्या करो, 1 माइनस cos अल्फा प्लस sin अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, ठीक है। क्या करना है, इस वाली इक्वेशन को
1 माइनस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये तो ऑलरेडी है मेरे पास में, ठीक है। अब मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा, इसको 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करूंगा। अब मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, 3/4 में तो कुछ चेंज आया नहीं होगा, 3/4 ऐसे रहा होगा। अब देखिए, इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा करने की कोशिश करो, ऊपर वाले को सिंप्लीफाई मत करो, डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, क्योंकि मुझे ये तो चाहिए ऊपर, ठीक है। अब मैं सिंप्लीफाई कैसे करूंगा, ये मेरा एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसको मल्टीप्लाई से करेंगे तो ये तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, राइट। अब ये वाला पार्ट साइन से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा, साइन अल्फा और साइन अल्फा और कॉस अल्फा, राइट। अब ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई करो तो साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, राइट। अब देखो ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कितना आपका साइन स्क्वायर अल्फा है, ये भी साइन स्क्वायर अल्फा है, तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा और ये 2 साइन अल्फा हो जाएगा। क्या बन गया, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा पेशेंस रखें, हम आंसर के नजदीक आ रहे हैं। 1 माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा अपॉन में, देखो ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा और ये साइन, 2 साइन स्क्वायर अल्फा और ये 2 साइन अल्फा, तो मैं 2 साइन अल्फा कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बनेगा, यहाँ पे साइन अल्फा प्लस 1 बन जाएगा। ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, राइट साइड में मेरा कोई चेंज हुआ नहीं। अब ये वाली वैल्यू मेरे पास में 3/4 आ रही है, और ये मुझे पूछा गया था, देख लो, ठीक है। 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा, तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका, 3/4 ही होगा। यानी इसी को ही उन्होंने पलट के लिख दिया, कोई चेंज नहीं किया है, ठीक है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। इंटरसेक्ट मेड ऑन XYZ एक्सिस बाय द प्लेन दिस बाइसेक्ट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट, जो कि इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और राइट एंगल पे आर एट राइट एंगल, देन ABC पूछा है, इंटरसेप्ट की ऑर्डर पे पूछे हैं, तो मैं क्या ऑर्डर टेबलेट पूछे, तो यहाँ पे क्या करूंगा, पहले प्लेन की इक्वेशन निकालने की कोशिश करूंगा। मैं डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक पॉइंट है, एक पॉइंट और है, और इन दोनों पॉइंट को एक प्लेन क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। एक प्लेन क्या कर रहा है, ऐसे बाइसेक्ट कर रहा है, इन दोनों को ऐसे मिलाएंगे, ठीक है। तो इसको ये बाइसेक्ट कर रहा है और ये 90 डिग्री बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो पहले तो मुझे इस पॉइंट को अगर यहाँ पे एज्यूम करता हूँ P, इसको PQ और ये R है, तो P पॉइंट मुझे क्लियरली मेंशन कर रखा है क्वेश्चन में 1 2 3, और ये -3 4 एंड 5 है, राइट। तो मैं R पॉइंट बहुत आसानी से लिख सकता हूँ। R पॉइंट कितना आएगा, मिड पॉइंट से -1, दोनों के मिड पॉइंट से लिखेंगे 3 और 4, राइट। अब देखो ये 90 डिग्री पे, तो कितने लोग मानते हैं कि जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो क्या होगा, अलोंग PQ होगा। नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल अलोंग PQ होगा। बस इतना इंपॉर्टेंट था पार्ट, नॉर्मल किसके अलोंग होगा, PQ के अलोंग होगा। भाई इसी के नॉर्मल पे जा रहा होगा, आपका जो प्लेन है उसको 90 डिग्री पे काट रहा है, ठीक है। तो ये नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री पे होता है। तो यहाँ से n वेक्टर कैसे मिलेगा मुझे, PQ वेक्टर के इक्वल मिलेगा। तो PQ वेक्टर लिखना है मुझे, बताओ कैसे लिखेंगे। तो PQ वेक्टर लिखेंगे तो -4i प्लस 2j और प्लस 2k, राइट है, ऐसे ही लिखा है। अब इक्वेशन क्या होगी, प्लेन की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ प्लेन आपका होता है r.n इक्वल टू a.n, ये तो होता है। तो r.n ये n वेक्टर रहा, ये आपका a वेक्टर निकलेगा यहाँ से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे r.n माइनस का 4i प्लस 2j और प्लस 2k करेंगे। a वेक्टर कितना, -i 3j और 4k, और ये कितना है आपका -4i प्लस 2j और 2k, राइट। यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि 4x अगर कार्टेशियन में लेके जाए, और ये कितना हो जाएगा मेरा 2y 2z, राइट में कितना आएगा 4 + 6 + 8, कितना हो गया 18 हो गया। तो कॉमन लेके काट दो और इंटरसेप्ट निकाल दो,
तो यहाँ पे इंटरसेप्ट में अच्छे से देख पा रहा हूँ, इंटरसेप्ट कितने हो जाएंगे, पहला वाला आ जाएगा -9/2, दूसरा वाला 9 और तीसरा वाला 9 आ जाएगा, राइट। या तो बहुत आसान था ये वाला पार्ट। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आते हैं, ये लिमिट का प्रॉब्लम है, तो ये आई थिंक कई बच्चों को आसान से सॉल्व हो जाएगा, फिर भी मैं इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। लिमिट x टेंड टू 0 x 1 प्लस a cos x माइनस b sin x अपॉन कितना है, अपॉन x इक्वल टू 1 है। ऐसे आपको ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे बताओ। तो जब कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो इसमें आपको एक्सपेंशन लगाना होता है, तो साइन एक्स और कॉस एक्स का एक्सपेंशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो साइन एक्स का एक्सपेंशन तो आप जानते हो x³ 3 यानी 6, फिर x/5 और 5 फैक्टोरियल होता है, इसी तरीके से आगे जाता है। और ये वाले होते हैं 1 माइनस x² 2 और x⁴/24। कहाँ तक लिखना है वो नीचे वाली पावर देख लो। अगर x की पावर क्यूब है तो उसको क्यूब से आगे मत लिखो, ठीक है, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर का ध्यान रखना होता है। तो x1 प्लस a और यहाँ पे क्या लिखेंगे x²/2, काफी इतना, राइट। ओके, आगे वाला मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसका मतलब वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसलिए जरूरत नहीं है। साइन एक्स की सीरीज में क्या होता है, x आता है, फिर x³ 6 आता है, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं, ये नीचे x³ आ गया। अब आगे देखो, लिमिट x टेंड टू 0, यहाँ पे कोएफिशिएंट इकट्ठे करो। तो पहले बताओ x, इसके साथ में भी x यहाँ पे, तो x के कोएफिशिएंट बताओ कितने आएंगे। तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ 1 प्लस a आएगा और उधर से कितना आ जाएगा -b, राइट। जब x इससे मल्टीप्लाई हो अंदर जाके तो x³ बन जाएगा। तो बताओ x³ के साथ कितना आ जाएगा, x³ के साथ में आ जाएगा -a/2, राइट। कैसे, ये यहाँ से मल्टीप्लाई कर लिया, ये से मल्टीप्लाई होगा तो -a/2 और हाँ फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा p/6 आ जाएगा, राइट। नीचे कितना है x³ है इक्वल टू 1 तो चलेगा। अब आपको क्या करना है, आपकी लिमिट डिफाइन होनी चाहिए तब जाके आंसर 1 आया होगा। लिमिट 1 तो क्या डिफाइंड है, तो 1 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर x³ है, सॉरी नीचे x³ है तो ऊपर भी x³ होना चाहिए। तो ये वाला टर्म नहीं होना चाहिए था, ये वाला टर्म नहीं होना चाहिए था। अब नहीं होने का मतलब यहाँ तो दिख रहा है, तो नहीं कैसे हो, जब इसका कोएफिशिएंट ही खत्म हो जाए तो ये टर्म अपने हो जाएगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कोएफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू 0 करना है। तो 1 प्लस a माइनस b इक्वल टू 0, राइट। एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी। अब देखो ये कोएफिशिएंट खत्म कर दिया तो ये पूरा का पूरा उड़ गया होगा, यहाँ से x³ से x³ कट जाएगा। अब जो लिमिट वैल्यू बचेगी वो 1 के इक्वल होगी, अब जो वैल्यू बचेगी वो 1 के इक्वल होगी। तो क्या होगा, माइनस का a/2 प्लस b/6, ये 1 हो जाएगा, राइट। अब आप एलसीएम लीजिए, माइनस का 3a प्लस b इक्वल टू 6, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब दो इक्वेशन दोनों सॉल्व करने हैं आपको, दो इक्वेशन दोनों सॉल्व कर लेने, इससे आंसर आपका आ जाएगा, करेक्ट। तो देखो यहाँ पे a माइनस b इक्वल टू -1 है और यहाँ पे -3a प्लस b इक्वल टू 6 है, दोनों को ऐड कर लो तो माइनस का 2a इक्वल टू 5। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 5/2। a की वैल्यू मिल गई तो b कितना आएगा, b की वैल्यू है आपकी 1 प्लस a, तो 1 माइनस 5/2 तो माइनस का 3/2। अब आपको a भी लिखना है तो a भी आपका हो जाएगा 15/4, ये आंसर है, राइट। तो इस तरह से ध्यान रखोगे, अगर x³ है तो ऊपर भी x³ का कोएफिशिएंट होना चाहिए, ताकि आगे जो भी टर्म आएगी, जैसे x4 आएगी तो x³ कटने के बाद x का मल्टीपल बचेगा और वो लिमिट 0 पे 0 हो जाएगा। तो इसे लोअर वाली पावर खत्म करनी होती है, तो खत्म करने का एक ही तरीका है, उनका कोएफिशिएंट 0 कर दिया जाए, राइट। ठीक है, तो 15/4 हमने भी निकाल लिया था, ये 15/4 आ गया, राइट। अब हमारे पास में 2 क्वेश्चन बचे हैं बस, ठीक है, जल्दी से खत्म करेंगे। इफ द नॉर्मल एट p and q of the hyperbola y
पैराबोला सॉरी y स्क्वायर इक्वल टू 4x इंटरसेक्ट एट द थर्ड पॉइंट ऑन द पैराबोला, यानी इस पैराबोला के 2 पॉइंट पे, ठीक है, लेट से एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किए, क्या किए, नॉर्मल ड्रॉ किए, और इधर पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया, वो वापिस से इसी पैराबोला पे मिल रहे हैं, ये P इधर Q और ये मिल कहाँ रहे, R पॉइंट पे। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर मैं पैरामीट्रिक फॉर्म में पॉइंट लिखता हूँ, ठीक है, जैसे इसका पैरामीटर T3 ले लिया, यहाँ पे पैरामीटर T1 ले लिया और इधर पैरामीटर T2 ले लिया, तो बच्चों आपको ये याद होना चाहिए T3 की जो वैल्यू होती है वो -T1 और 2/T1 होती है, और T3 की वैल्यू -T2 और -2/T1 होती है। ये आपको याद होना चाहिए हमेशा। अगर 2 पॉइंट, एक पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं और फिर से पैराबोला पे मिल रहा है ऊपरी उसी जाके, ठीक है, तो उसके बीच में रिलेशन इससे लिखा जाता है। अब यहाँ पे दोनों में सिमेट्रिसिटी सी नजर आ रही है, तो आपका ये R पॉइंट P की नजर से भी मिल सकता है और Q की नजर से भी मिल सकता है। तो मैं T3 को लिखने की कोशिश करूंगा, तो एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो लेट से ये किसी इक्वेशन के रूट है, लेट से किसी इक्वेशन के रूट है, तो कौन सी इक्वेशन यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं बच्चों, ये यहाँ पे इस इक्वेशन को कंसिडर कर सकते हो, और यहाँ पे इसके रूट क्या माने, T1 और T2 मान ले। एक तरीका तो ये है, ठीक है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर ये हमको समझ में थोड़ा सा कम आया है, ठीक है, तो मैं थोड़ी सी कोशिश करो समझा दूंगा आपको कि यहाँ पे जो T3 लिखा गया है, इस पॉइंट को आपको अगर फिर से समझना है, ठीक है, तो ऐसे समझो कि नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है, तो आप बोलोगे y इक्वल टू पैरामीट्रिक फॉर्म में tx प्लस 2at प्लस at क्यूब होती है, नहीं होती। अगर मैं इसको प्रॉपरली लिखूंगा at क्यूब प्लस t 2a माइनस x माइनस y इक्वल टू 0। अच्छा, एक क्यूबिक इक्वेशन है, तो यहाँ से मेरे पास में 3 रूट मिल सकते हैं, T1 T2 T3, ठीक है। और ये बात आपसे ध्यान रखना कि पैराबोला के अंदर हम किसी जनरल पॉइंट से 3 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। कितने नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, 3 नॉर्मल। तो ये तीनों नॉर्मल के स्लोप हैं, ठीक है, ये भी माइनस साइन है तो स्लोप नेगेटिव साइन के साथ में। तो बताओ मुझे, यहाँ से मैं अगर लिखूं T1 प्लस T2 प्लस T3, तो ये कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे टी स्क्वायर कोएफिशिएंट नहीं है, ठीक है। पर प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखूं T1 T2 T3, तो ये कितना आ जाएगा, आप बताओ कितना आएगा, ये y/a आ जाएगा, राइट। अब बताओ ये जो y है ये क्या है, इस पैराबोला के ऊपर आने वाला कोई भी पॉइंट है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मिले होंगे, यहाँ पे मिले होंगे, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या लिखता हूँ मैं, T3 स्क्वायर और 2T3, क्योंकि यहाँ पे एक ही वैल्यू वन है। तो मुझे ये अच्छे समझ में आ रहा है कि अगर मैंने कोई नॉर्मल लिखी है, ये इक्वेशन नॉर्मल की लिखी है, ठीक है, ये नॉर्मल की इक्वेशन जा रही थी, अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस नॉर्मल पे लाई करेंगे, इस नॉर्मल में, इस नॉर्मल की इक्वेशन पे आपके P के पॉइंट लाई करेंगे, Q के पॉइंट लाई करेंगे और R के पॉइंट लाई करेंगे। तो क्या मैं इस y की जगह, ध्यान से सुनना, इस y की जगह 2T3 रख सकता हूँ क्या, इतना सोच के बता दो मुझे, इस y की जगह 2T3 रख सकता हूँ, तो आप कहोगे सर रख सकते हैं क्योंकि ये चीज तो पास हो रही है नॉर्मल। तो मैं 2T3 जैसे रखता हूँ, a की वैल्यू 1 है बच्चों, कितनी, a की वैल्यू 1 है, तो देखो यहाँ से T3 से T3 कैंसिल हो जाएगा, T1 T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब ये यहाँ से भी आपको दिखना चाहिए था, कैसे दिखेगा कि इस जगह को, ये इक्वेशन बन गई आपके पास में, देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस ये लेफ्ट में जा रहा है तो T3x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसके रूट क्या है, T1 T2। तो आप तो मुझे बता दो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, C/A होता है, तो 2/1, तो ये यहाँ से भी मिल रहा है, क्या क्या दोनों के बीच में लिंक समझ में आ गया। अगर ये याद डायरेक्टली रख लेते हो तो थोड़ा सा आपका टाइम बच जाता है, ठीक है। अब मैं मेन कॉन्सेप्ट पे आता है, ये तो आपको थ्योरी पार्ट समझा दिया मैंने कि T1 T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, राइट। अब क्या पूछा है, देन प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ P एंड Q, तो P का ऑर्डिनेट एंड Q के ऑर्डिनेट का प्रोडक्ट, तो P का ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का मतलब y कोऑर्डिनेट, तो P का y कोऑर्डिनेट कितना है 2T1 इंटू Q का y कोऑर्डिनेट कितना है 2T2, ये वाली वैल्यू पूछी है, तो 2T1 T2 में ये 4 हो जाएगा, राइट, T1 T2, और ये हमने नॉर्मल कंडीशन से निकाल दिया, तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8। अब कई बच्चों को डायरेक्टली याद होता है कि T1 T2 की वैल्यू
टू आती है कब, जब पैराबोला वापिस से नॉर्मल को वहीं पे मिलता है, यानी किसी जगह पे नॉर्मल ड्रॉ की और नॉर्मल वापिस से पैराबोला को इसी के ऊपर मिलती है, पैराबोला के ऊपर, ठीक है। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की कंडीशन लिखने के लिए देखो दो जगह पे, एक पे तो मिलेगी, एक का तो कोई दिक्कत नहीं मिलनी है, लेकिन दोनों की नॉर्मल एक ही जगह मिले, ये सबसे बड़ी बात है। वैसे तो क्या होगा, आप यहाँ से नॉर्मल डाल कर रहे, यहाँ से नॉर्मल डाल रहे हैं, तो बीच में मिल सकती है, ठीक है। वो कई बार जाके मिल सकती है, यहाँ से नॉर्मल डाली और यहाँ से बार मिल सकती है, लेकिन पैराबोला के ऊपर ही मिले, उस कंडीशन में T1 T2 इक्वल टू 2 होना ही चाहिए। ये ऊपर मिले इसलिए T1 T2 इक्वल टू 2 हो रहा है, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को अच्छे से। तो इसका आंसर आ चुका है हमारा 4, राइट। अब लास्ट क्वेश्चन है इस आज की क्लास का, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा समझेंगे हम, और अगर ये क्वेश्चन हमसे हो गया तो बहुत अच्छे लेवल पे हमारी प्रिपरेशन है ऐसा मानेंगे, ठीक है। तो मैं जल्दी से कोशिश करता हूँ पूरा करने की। तो देखिए ये जो गिवन फंक्शन है, अगर थोड़ा सा उसको प्रॉपरली लिखने की कोशिश करो, मैं यहाँ लिखता हूँ, तो एफ एक्स इक्वल टू ये एक्स माइनस इतना वाला अंदर वाला पार्ट, ये तो फ्रैक्शनल एक्स है, तो ये फ्रैक्शनल एक्स का मॉडुलस है। अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई भी इंटीजर है तो ये इंटीजर बाहर आ जाता है, ये इंटीजर वैल्यू बाहर आ जाती है। इंटीजर वैल्यू कोई भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 कैसा भी, तो यहाँ पे भी ये इंटीजर वैल्यू बाहर आ जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, बनाए। फिर से ये फ्रैक्शनल एक्स है, तो ये फ्रैक्शनल एक्स -1 है, राइट। आगे क्या है, ये और ये क्या है, E1 है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अच्छा बताओ फ्रैक्शनल एक्स आपका क्या होता है, फ्रैक्शनल एक्स हमेशा 0 से 1 के बीच में रहता है, तो उसके ऊपर ये मॉडुलस लगा रखा है, ये रखें कि नहीं रखें, हटाने यहाँ से, क्योंकि पॉजिटिव का मॉडुलस लेंगे तो पॉजिटिव आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब मुझे -2 से 4 तक जाना है, तो आपको यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा। तो मैं पहले ग्राफिकली देख लेता हूँ, फिर मुझे समझ में आ जाएगा अच्छे से। अगर एक बार ग्राफ आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो फिर ये क्वेश्चन बहुत आसान बन जाता है। ये 0 है, ये -1, ये -2, यहाँ पे 1 2 3 और 4, यहाँ तक ही जाना है मुझे, राइट। ये मेरा y एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। अब बताओ राइट साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ, आपके 3 से 4 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी, ऑड आएगी। 3 से 4 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होता है, 3 का मतलब ऑड है, ऑड के मतलब इसी का ग्राफ बनाना है, तो ये केवल फ्रैक्शनल एक्स का ग्राफ बनाएंगे, किसके बीच में, 3 से 4 के बीच में। अब बताओ 3 से 4 के बीच में फ्रैक्शनल एक्स का ग्राफ ऐसा होता है कि नहीं होता है, याद करो। 3 से 4 के बीच में फ्रैक्शनल एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे तो बनेगा, राइट। ये कितना होगा, ये लेवल आपका 1 होगा, और 1 कभी बन नहीं पाएगा, राइट। अब इधर आते हैं, 2 से 3 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 2 आएगा, जो कि E1 है। तो E1 के बीच में ये वाला ग्राफ लेना है आपको, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा ये आपको सोचना है। तो उसका बहुत ही आसान तरीका है, जब मैं 2 रखूंगा, क्या रखूंगा, 2 यहाँ पे, तो 2 रखने पे 2, ये फ्रैक्शनल एक्स कितना होगा, 2 का फ्रैक्शनल एक्स तो 0 होता है, इंटीजर का फ्रैक्शनल एक्स कितना होगा, 0, तो 0 -1 1 आएगा, तो 2 पे 1 आ रहा है। और 3 रखेंगे, कितना रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि 2 से 3 के बीच में जाना है, तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, तो ये ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा। थोड़ा सा सोचिए, आपको ये चमकने लग जाएगा कि ऐसा ही बनेगा, ठीक है। ये 2 से 3 के बीच में मैंने कैसे बनाया समझ में आया। अच्छा 1 से 2 के बीच में अब इससे ऑड होगा, ऑड पे क्या आएगा, ये ऊपर वाला पार्ट लेंगे, 1 से 2 के बीच में ये वाला पार्ट 1 होता है, 1 मतलब ऑड, ऑड के सामने फ्रैक्शनल एक्स, तो 1 से 2 के बीच में फ्रैक्शनल एक्स का ग्राफ बनाना है, तो ये ऐसा बन जाएगा फ्रैक्शनल एक्स का ग्राफ। आपको ये तो पता है अच्छे से कि फ्रैक्शनल एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, ये बढ़ता जाता है। तो मैं 1 से 2 के बीच में फ्रैक्शनल एक्स ये वाला पार्ट बना दूंगा, राइट। तो ये यहाँ पे बनाया है। अब बस इसी पैटर्न से आप लिखोगे तो ये ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा। आप वैल्यू रख के चेक कर लो, आपको बिल्कुल चमकता सा नजर आएगा, ऐसे बन जाएगा। अब मुझे इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट का मतलब एरिया ही होता है, तो बेसिकली आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है। ये जो ट्रायंगल छोटे छोटे जनरेट हो रहे हैं इनका एरिया फाइंड आउट करना है। अब आपको अगर एक बार ग्राफ समझ में आ गया तो ये एरिया बहुत आसानी से लिख सकते हो। तो मैंने आपको ये ग्राफिकली अप्रोच समझा दिया कि यहाँ पे 3 से 4 के बीच में फ्रैक्शनल एक्स बनेगा, तो फ्रैक्शनल एक्स का ग्राफ इस तरह से बनेंगे। अब 2 से 3 के बीच में ये वाला पार्ट, अगर ये थोड़ा सा कम समझ में आए तो आप यहाँ से समझ लो। कैसे समझेंगे,
ठीक है, कि इसको ब्रेक करके देख लेना, फिर आपको मिल जाएगा। अब इसका एरिया बताओ कितना होगा। तो यहाँ से एरिया देखोगे तो ये कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 ट्रायंगल बन रहे हैं और हर ट्रायंगल का एरिया हाफ है, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3। अब किसी को ये वाला पार्ट अभी भी परेशान कर रहा है, ये वाला पार्ट परेशान कर रहा है, तो मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, आप मेरे साथ में समझने की कोशिश करें। देखिए इसको ऐसे लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं, जैसा ओरिजिनल में था वैसा का वैसा लिख दिया, ये -1। ठीक है, अब बताओ 2 से 3 के बीच में ये कितना होगा, 2 से 3 के बीच में ये 2 होगा, कितना होगा 2, तो कितना बन जाएगा x - 3 का मॉडुलस बन जाएगा। अब इसका मुझे ग्राफ बनाना है 2 से 3 के बीच में, इतना समझ लो कि 2 से 3 के बीच में इसका ग्राफ बनाना है मॉडुलस का। तो 2 यहाँ रखेंगे तो 1 आएगा और 3 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, ऐसा बनेगा। ये तो बनाया 2 से 3 के बीच में, समझ गए, आई थिंक समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो ये इस क्वेश्चन के अंदर हमने सीखा समझा। तो होपफुली मैं मानता हूँ कि यहाँ पे ये सीरीज आपको काफी हेल्प कर रही होगी और एक तरीके से आपके कंप्लीट सिलेबस से जो पेपर बनता है एनटीए के अकॉर्डिंग, उसमें से मैं कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन लेके आता हूँ। तो यहाँ पे हमने आई थिंक 15 क्वेश्चन पूरे किए और एक से बढ़ के एक क्वेश्चन दे, तो जरूर ऐसे क्वेश्चन को रिवाइज करें और अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड के बीच में शेयर जरूर करना, ताकि मुझे और बच्चों तक हेल्प करने की मदद मिले। ठीक है, तो होपफुली आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए। बाय बाय, थैंक यू।